स्वागत है आपका अपने चैनल एक और डिकोडिंग में। इससे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है 20 क्वेश्चन तक। आज डिस्कस करेंगे उसके आगे। हमने आपसे ये बताया था कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज कर रहे हैं। जैसे डिमांड एनालिसिस चल रहा है तो डिमांड एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आज तक आए होंगे सभी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में डिस्कस हो चुके हैं, ये हिंदी मीडियम में डिस्कस हो रहा है। कुछ लोगों के डिमांड पर कि सर टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन हिंदी में कराइए, तो इस वजह से इस क्वेश्चन हिंदी में कराए जा रहे हैं। और क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं है आंसर बता देना। क्वेश्चन कराने का मतलब भी है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताना। आंसर तो आप भी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, बट उस क्वेश्चन को कभी कभी एग्जाम में आप भूल जाते हैं उस आंसर को। उस क्वेश्चन को क्वेश्चन वो आएगा तो आंसर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप के अंदर माइंड मैपिंग जो है वो ठीक से नहीं हो रही है कि हाँ इसका आंसर ये सही हुआ तो इसके साथ और कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसका आंसर तो क्या होता है, एक क्वेश्चन जो आया है उसी से रिलेटेड के दूसरा क्वेश्चन आता है। ठीक, तो हम एक क्वेश्चन के साथ अदर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिसके द्वारा कंप्रहेंसिव वे में तैयारी होगी और एग्जाम में हम बेहतर कर पाएंगे। तो एक प्रकार से ये टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो आप अपना पहले आंसर दीजिए, उसके बाद देखिए हाँ आंसर सही है नहीं नहीं सही है। अभी एग्जाम तो मार्च अप्रैल के आसपास होगा, लेकिन तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। धीरे धीरे करेंगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो लास्ट में हम चलकर टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे। एक दो महीना जब बचेगा पेपर का तो टेस्ट सीरीज भी होगा। अभी आप यूट्यूब पे देखकर वीडियो को देखें और उसके साथ अपना मतलब टेस्ट सीरीज मान के इसको चलिए, ठीक है, और सॉल्व करिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की पुस्तक लिखी गई। कह शीर्षक की पुस्तक लिखी गई वैल्यू एंड कैपिटल। जो वैल्यू एंड कैपिटल है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वैल्यू एंड कैपिटल जो पुस्तक है वो जे.आर. हिक्स द्वारा लिखी गई है। ठीक, अब ये क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट जून 2015 में आया है। अब ये क्वेश्चन किस में आ सकता है? पीजीटी, टीजीटी, एलटी, ये सब में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो नेट जीआरएफ है ये हायर लेवल है। इन तीनों से ये ग्रेटर देन है नेट जीआरएफ। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है कि नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या होते हैं एग्जाम टफ होते जाते हैं, क्वेश्चन टफ होते हैं। और क्वेश्चन टफ करना है तो ये नेट वाला क्वेश्चन इसमें डाल देगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? खाद्य वस्तुएं। खाद्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो हम खाते हैं उसको नेसेसरी गुड्स कहते हैं। ठीक, खाद्य वस्तुओं की मांग आय बेलोच होती है। बेलोच होने का मतलब इन इलास्टिक। बेलोच होने का मतलब इन इलास्टिक। इसका सीधा कहने का मतलब हुआ, इसको इंग्लिश में बोले तो नेसेसरी गुड्स की जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो इन इलास्टिक होती है। किस ये ये सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? पूछ रहा है ये सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो ये सिद्धांत किसने किया? एंजिल ने किया। एंजिल ने ऐसा ऐसा कैसे किया दिखाते हैं ग्राफ के द्वारा। अब यहाँ से ना इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन समझेंगे एक कंप्रहेंसिव वे में। देखिए ये ग्राफ ये है, इसमें आप बताइए कि कौन सा एंजिल ग्राफ है, मतलब एंजिल कर्व इसमें कौन सा है। ठीक, ये कि ये है एंजिल कर्व, इसको सी बने एंजिल कर्व। रुकिए एक में फिर से बनाते हैं इसको। एक हमारा ये हुआ एंजिल कर्व। देखिए इस साइड वाई मतलब इनकम होता है, ये वाई है, और ये क्वांटिटी। ठीक, क्वांटिटी मतलब गुड्स होता है। ठीक, और ये ग्राफ ये है। ये ग्राफ कुछ ऐसे है। ये भी हमारा एंजिल कर्व है, इसी इसी होगा एंजिल कर्व। और ये ग्राफ हमारे पास ये है, ये भी एंजिल कर्व है। ठीक, इधर इनकम है और इधर क्वांटिटी है, इधर क्वांटिटी है, इधर इनकम है। ठीक, अब इसमें आप बताइए इसमें कौन सा एंजिल कर्व है? आ, ए है मतलब फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? कौन सा एंजिल कर्व है? एंजिल कर्व कौन सा है? अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि एंजिल कर्व सेकंड है, फर्स्ट है कि थर्ड है, कौन सा है? तो एंजिल कर्व यहाँ कौन सा है? फर्स्ट वाला है। कैसे? एंजिल कर्व बोलता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे
आपकी मांग भी बढ़ेगी, लेकिन जिस मात्रा में इनकम बढ़ेगी उस मात्रा में मांग नहीं बढ़ेगी। ठीक है, किस गुड्स की? नेसेसरी गुड्स की या खाद्यान्न वस्तुओं की। अब खाद्यान्न वस्तुओं की मांग क्यों नहीं बढ़ती? वो इनलास्टिक क्यों होता है? क्योंकि एक समय बाद हमारी डिमांड फुलफिल्ड हो जाती है, हम नेसेसरी गुड्स का कंजप्शन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उसके आगे हम लग्जीरियस करना शुरू करते हैं, नेसेसरी नहीं करते हैं। अब देखते हैं कैसे। देखिए, अभी अब इनकम बढ़ेगी, देखिए इस इनकम इतना बढ़ी और हमारा डिमांड भी अभी बढ़ा इतना। ठीक है, इनकम ज़्यादा बढ़ी है और हमारा क्वांटिटी कम बढ़ा। देखिए, ये कम है और ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। ठीक, अब फिर इनकम बढ़ेगी, अब डिमांड भी बढ़ा, लेकिन थोड़ा सा डिमांड बढ़ा। देखिए, सीधा करेंगे थोड़ा सा डिमांड बढ़ा। तो एक समय बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इसकी डिमांड उस मात्रा में नहीं नहीं बढ़ती जिस मात्रा में इनकम बढ़ती है किसकी? खाद्यान्न वस्तुओं या नेसेसरी गुड्स की। एंजल कर्व यही बोलता है, इसलिए ये वर्जिनल एंजल कर्व। ये क्या है? वर्जिनल, वर्जिनल एंजल कर्व है। ठीक, ये ग्राफ हमारा सही है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब एंजल जी ने ये ग्राफ दे दिया तो उसके बाद और लोग आए, उन्होंने इस ग्राफ को भी बना दिया। इस एंजल कर्व का क्या है? एक्सटेंशन है, विस्तार है। एंजल ने ये सब कर्व नहीं दिया। कैसे? अब ये क्या बोला कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन जिस मात्रा में इनकम बढ़ेगी उससे ज़्यादा कंजप्शन बढ़ेगा। देखिए, कंजप्शन इतना बढ़ गया, इनकम हमारी इतनी बढ़ी, मतलब हम उधार मांग के खा रहे हैं। मतलब इनकम हमारी 100 रुपये बढ़ी और डिमांड हम 200 रुपये कर रहे हैं। ये कौन सी गुड्स होगी? ये होगी लग्जीरियस गुड्स। ये क्या होगी? लग्जीरियस गुड। ये होगी नेसेसरी गुड। ठीक है, ये हमारी नेसेसरी गुड्स होगी। ये कौन सी गुड्स होगी? ये हमारी, देखिए यहाँ पर क्या है, इनकम बढ़ रही है और हमारा कमोडिटी नहीं बढ़ रहा है। इनकम घट रही फिर भी हमारा कमोडिटी नहीं घट रहा है। ये ऐसी गुड्स हुई जो इनकम घटने बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जैसे मेडिसिन। ये अति आवश्यक वस्तुएं हुई। कौन सी? अति आवश्यक वस्तुएं, अति आवश्यक। ये अति आवश्यक वस्तुएं हुई। तो ऐसी गुड्स जो होती हैं, इनकम बढ़े या घटे उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, वो उतना डिमांड हम करेंगे, तो ये अति आवश्यक वस्तुएं हुई। देखिए, ये शानदार क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको सॉल्व कराया अभी अच्छे से। और ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको हम विस्तार से सॉल्व कराएं ताकि आप एंजल एंजल कर्व के बारे में बेहतर समझ सके और एंजल कर्व को सॉल्व कर सके कि एंजल कर्व कौन सा है। कभी कभी पूछ लेता है ऐसे ऑप्शन देखिए, कौन सा एंजल कर्व है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मांग अधिमान के क्रमिक विकास के क्रम में सिखानत कीजिए, कुछ है। ठीक है, इधर मतलब इसमें एक क्रम ढूंढना है कि जो मांग सिद्धांत है उसका एक क्रम क्या है। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले 1890 कौन आया? मार्शल। फिर इंडिफरेंस करवाया। अ- अधिमान वक्र मतलब क्या हुआ? अ- अधिमान नहीं, अनधिमान। अनधिमान मतलब इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व। ठीक, ये स्वप्रकाशित अधिमान, यहाँ क्या लिखा है? अधिमान। यहाँ क्या लिखा है? अनधिमान। अधिमान मतलब रिवील प्रेफरेंस। ये है हमारा रिवील प्रेफरेंस। ये कब आया? 1930। और ये कब आया? 1900 के आसपास आया। ठीक, कुछ ऐसे आया। फिर मांग की मद अधिमान क्रम सिद्धांत। अब इसका इंग्लिश नहीं पता, ये मतलब ये हिंदी नहीं पता, इंग्लिश होता तो यहाँ समझ में आता। तो इसका मतलब ABC, ये क्रम वाइज है, इसको लगाते हैं। ABC क्रम वाइज है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये कब आया? 2012 में क्वेश्चन आया है, देखिए नेट में है। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है? मांग की गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत किसने दिया? जो कार्डिनल अप्रोच है किसने दिया? गणनावाचक मतलब कार्डिनल अप्रोच, गणनावाची मतलब कार्डिनल अप्रोच किसने दिया? मार्शल ने दिया, 1890। मांग का प्रकट वरीयता सिद्धांत। वरीयता मतलब क्रमवाचक, वरीयता मतलब आर्डर। तो मांग का जो क्रमवाचक सिद्धांत वो कब आया? क्रमवाचक मतलब क्या हुआ कि जैसे हम मतलब ये बताएं कि पहले हम इसको लेंगे, इसके बाद इसको लेंगे, इसके बाद उसको लेंगे। तो ये चीज़ किसमें था? ये चीज़ था किसमें? रिवील प्रेफरेंस या समूल्सन, इसमें चले जाए समूल्सन। ठीक है, ऐसे मांग का तटस्थता रहता। तटस्थता मतलब कि स्थिर है, हम जहाँ पे हैं वहीं पर स्थिर है, हमारी जो यूटिलिटी है वो सेम रहेगी। तो ये तटस्थता मतलब इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को तटस्थता वक्र भी कहते हैं। तो ये किस में जाएगा? फर्स्ट में जाएगा, हिग्स पे जाएगा। ठीक, और अनिश्चित मतलब अनसर्टेनिटी के अंतर्गत उपयोगिता सूचक
उपयोगिता सूचांक सिद्धांत, अनसर्टेनिटी इंडेक्स, अनसर्टेनिटी यूटिलिटी इंडेक्स, ये किसका है? ये है जॉन वान न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न। ठीक, तो पहले का सेकंड हो गया, पहले का सेकंड हो गया। ठीक, उसके बाद सेकंड का कौन सा हुआ? सेकंड का फोर्थ हुआ। ठीक है, यही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल क्यों होता है? जो हमारा मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल क्यों होता है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मांग वक्र का ये कह रहा है निगेटिव स्लोप, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों होता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बट आंसर हम मतलब ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट आंसर क्या दिया है? सी दिया है, केवल सेकंड होगा। इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ए होगा। ठीक है, बट ये क्यों सेकंड दिया हमको नहीं आइडिया, क्योंकि ऋणात्मक ढाल होने के कारण केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं है, इनकम इफेक्ट भी है। श्रम के लिए फर्म की मांग व्युत्पन्न मांग है, क्योंकि वो निम्नांकित पर निर्भर करता है। जो हमारा श्रम है वो फर्म के लिए क्या है? एक ड्राइव डिमांड है। क्या है? एक ड्राइव डिमांड है। व्युत्पन्न मतलब ड्राइव डिमांड, ये व्युत्पन्न मतलब ड्राइव डिमांड। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो ये फर्म है और इसमें कुछ फैक्टर लगेंगे। ठीक है, फैक्टर लगेंगे, तो फैक्टर क्या है? श्रम भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो उत्पादन के जो अन्य कारक होते हैं मतलब इसमें लगते हैं, तो उसकी मांग द्वारा फिर मतलब श्रम का जो मतलब हम डिमांड करते हैं, मतलब ये इनडायरेक्ट डिमांड होता है। श्रम क्या होता है? इनडायरेक्ट डिमांड होता है, इसलिए इसको ड्राइव डिमांड बोलते हैं कि ये डिमांड जो होती है श्रम की, ये ड्राइव की जाती है, इसमें मतलब निकलती है, तो उत्पादन के अन्य कारकों की मांग के द्वारा होता है। ठीक, मांग के सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित सिद्धांतों के उदय को समय के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। कह रहा है कि मांग के जो सिद्धांत है उसमें समय के आधार पर इनको हमको क्या करना है? क्रमबद्ध करना है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। सबसे पहले क्या है? कार्डिनल अप्रोच, मापनीय उपयोगिता मतलब कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच। पहले क्या क्या आया? पहले ये आया, फिर क्रमवाचक उपयोगिता ऑर्डिनल अप्रोच, फिर क्या आया? प्रकट अधिमान वक्र, प्रकट अधिमान वक्र रिवील फ्रेमवर्क, फिर कौन कौन आया? न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न। सबसे पहले फोर्थ आया। ठीक है, फिर क्या आया? फिर थर्ड आया। ठीक है, फिर फर्स्ट आया, ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। ठीक, यदि आपूर्ति वक्र की ढाल धनात्मक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप क्या होगा? कह रहा है कि यदि सप्लाई कर्व का जो स्लोप हो ये क्या हो? पॉजिटिव हो, ऐसे। ठीक, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा? मतलब कि मान लो इधर प्राइस हो जाए, ये है प्राइस, और ये क्या हुआ? क्वांटिटी। तो इस प्राइस जब बढ़ेगी, मतलब प्राइस यहाँ पे है, ये बढ़ के यहाँ पर हो जाए, तो क्वांटिटी हमारी Q1 थी बढ़ के Q2 हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ऐसा ऑप्शन है, बढ़ती है तो क्वांटिटी क्या है? बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें सत्य है। पढ़ो एक एक कथन, समझ में आएगा। यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम होगी। कैसे कम होगी? यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम कैसे हो सकती है? क्योंकि क्योंकि ये मान लो क्वांटिटी इसको प्रोडक्शन करना है, तो क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ फैक्टर, फैक्टर होंगे, फैक्टर से प्रोडक्शन होगा। फैक्ट तो क्वांटिटी बढ़ेगी तो फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा, फैक्टर की मांग कम कैसे होगी? तो ऑप्शन नंबर ये गलत है। यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी, यदि इसकी मांग अधिक है तो इसकी मांग भी अधिक होगी। सही है, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, बी। यदि वस्तु की मांग कम है तो साधन की मांग अधिक होगी, यदि इसकी मांग कम है तो इसकी मांग क्या होगी? इसकी मांग अधिक होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत है, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटी एंड फैक्टर में। तो सी भी गलत है, और डी तो फिर में से कोई ऐसा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये है। वस्तु का संकुचन होता है जब, संकुचन क्या है पहले देखिए, ये एक हम ग्राफ बनाते हैं। ये क्या है? हमारा एक ग्राफ,
ये एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डिमांड लाइन हुआ। ये हमारा क्या हुआ, डिमांड लाइन हुआ। और डिमांड लाइन ये हुआ हमारा। उसके बाद हम क्या है, हमारी प्राइस क्या है, P1 है। ये हमारी प्राइस P1 है, क्वांटिटी क्या है, Q1 है। प्राइस घट के क्या हो गई, P2 हो गई, क्वांटिटी बढ़ के Q2 हो गई। देखिए क्या है, बीच में लाइन कहाँ से आ गई, ठीक। पहले हम यहाँ पे थे, उसके बाद प्राइस जैसे ही कम होती है हम यहाँ पे आ जाते हैं। प्राइस कम हुई, नीचे आ गए, क्वांटिटी बढ़ गई, Q2 हो गई। अब यहाँ से यहाँ पे आना, ये क्या हुआ, ये मांग में वृद्धि हुई। यह क्या हुआ, मांग में वृद्धि हुई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज, ठीक। इंक्रीज, वृद्धि, ठीक। और जैसे ही प्राइस P2 पर थी, प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी Q1 हो गई। तो ये क्या, यहाँ से यहाँ पे जाना क्या हो गया, कमी, ठीक है। नहीं, इसको, हाँ इसको संकुचन लिखो। यहाँ से यहाँ पे आना क्या हुआ, संकुचन। यहाँ से यहाँ पे आना क्या हुआ, संकुचन। वही कमी हुई, मतलब कंट्रैक्शन हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे आना है क्या, वृद्धि। तो संकुचन और वृद्धि। तो इसमें क्या होगा, प्राइस जब बढ़ेगी तो संकुचन होगा, प्राइस जब कम होगी तो वृद्धि होगा, ठीक। तो ऑप्शन क्या है, मांग का संकुचन होता है जब उपभोक्ता की संख्या कम हो जाती है। ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। संबंधित वस्तुओं की कीमत बढ़े, संबंधित वस्तु नहीं होना चाहिए, ठीक। संबंधित वस्तु, अच्छा हाँ, संबंधित मतलब वही वस्तु, वही उसी वस्तु की बात कर रहा है। संबंधित वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, हाँ कीमत बढ़ जाएगी तो संकुचन होगा। ये ऑप्शन ठीक है। अन्य वस्तु की, अन्य वस्तु से नहीं मतलब है, उपभोक्ता की कम, ये सबसे मतलब ही नहीं है, ठीक। तो ये सही है, संबंधित मतलब उसी वस्तु की बात कर रहा है। ये समझ में आ गया। ऐसे ही एक होता है यहाँ पे, ऐसे कुछ जिसमें प्राइस कांस्टेंट होती है और इनकम बढ़ने पर हमारा डिमांड बढ़ जाता है। ये डिमांड यहाँ पे था, डिमांड लाइन, ये हमारा डिमांड कर्व है, और डिमांड कर्व यहाँ से बढ़ के यहाँ पे हो गया। मतलब ए था, बी पे चला गया। ए से बी पर जाना क्या हुआ, मांग का विस्तार। तो इसको क्या लिखेंगे, मांग का विस्तार, मतलब एक्सपेंशन। और यहाँ पर क्या होगा, यदि यहाँ पर थे और इनकम कम हो गई, यहाँ पे आ गए, तो क्या हो जाएगा, मांग की कमी, मतलब रिड्यूस, एक्सपेंशन, और इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस, ठीक। तो यहाँ यहाँ क्या होगा, संकुचन और वृद्धि होगा, यहाँ विस्तार और कमी होगी, ठीक। तो ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें प्राइस एक में स्थिर रहती है। अन्य बातें समान रहने में जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, अन्य बातें समान है और किसी की कीमत बढ़ गई, मतलब कीमत यहाँ पे थी पहले और बढ़ के यहाँ पे हो गई, यहाँ से यहाँ पे गई, क्वांटिटी Q1 था, Q2 हो गया, पहले यहाँ से यहाँ पे, जहाँ पे था संकुचन हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ये सही है। देखिए वृद्धि संकुचन दोनों दिया है, विस्तार क्या है, जिसमें प्राइस कांस्टेंट होती है। ये समान वस्तु का मांग फलन बाएं से दाएं गिरता हुआ हो, पहला ऑप्शन ये कह रहा है, ऐसे हो, लेफ्ट टू राइट, ठीक। कीमत परिवर्तन के कारण आय प्रभाव धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल सही है। कीमत प्रभाव के कारण, प्राइस इफेक्ट के कारण क्या होगा, प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। अब क्या होगा, ये जनरल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है, तो क्या होगा, एन जी मतलब नॉर्मल गुड्स, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। यदि इन्फीरियर गुड्स है तो क्या होगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव,
और ये पॉजिटिव, ठीक, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, इसीलिए ये नेगेटिव हो जाता है। देखिए ये ज़्यादा है, ये कम होगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ये गिवन गुड्स, गिवन गुड्स में क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसलिए ये पॉजिटिव। तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या इसमें सही है, ए आर दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या है ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे इसका कोई रिलेशन नहीं हो रहा है कि मांग अगर गिर रहा है तो प्राइस इफेक्ट के कारण धनात्मक था ऋणात्मक होगा, इससे कोई रिलेशन नहीं है। श्रम के लिए फर्म का व्युत्पन्न मांग, श्रम के लिए फर्म का डिराइव डिमांड, श्रम के लिए फर्म का डिराइव डिमांड, क्योंकि वह निम्नांकित पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आप जानते हैं उत्पादन के अन्य कारकों की मांग पर निर्भर करता है, हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा वही क्वेश्चन था क्या, नहीं अलग क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, नेट में बार बार आ रहा है, तो पीजीटी में तो आएगा ही ना, पीजीटी, टीजीटी, एलटी, इस समय तो आराम से आएगा, और भी एग्जाम जो भी होंगे इकोनॉमिक्स से उसमें भी आएगा। व्युत्पन्न मांग का अर्थ है उत्पादन के साधनों की मांग। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा, 3 बार पूछा। ड्राइव डिमांड क्या है, ड्राइव डिमांड मतलब इनडायरेक्ट डिमांड हुआ। निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता, कह रहा है कौन सा एक परिवर्तन होगा जिसके कारण मांग वक्र नहीं खिसकेगा। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, लाइन, हाँ ये क्वेश्चन हमारा था कि एक किसी एक परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता। तो पहले हम मांग वक्र बनाते हैं। ये हमारा हुआ डिमांड कर्व, ठीक। तो कह रहा है ये हमारा जो डिमांड कर्व है, क्या चीज़ चेंज हो कि डिमांड कर्व ये ऊपर नीचे नहीं जाए, मतलब ना इस साइड आए और ना इस साइड आए। अब देखते हैं क्या चीज़ से ये ऊपर नीचे जाएगा, वस्तु के मूल्य में, पहले वस्तु उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय को चेंज करेंगे तो ये डिमांड कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, और कम करेंगे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य जब होंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर एक्स वस्तु जाएगी, इधर वाई वस्तु, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट कर जाएगा, ठीक। कह रहा पूरक वस्तु में चेंज होगा तो भी ये चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि डिमांड कर है ऐसे और उसकी उसी वस्तु के मूल्य में वस्तु का मूल्य चेंज हो, मतलब प्राइस चेंज हो, प्राइस यहाँ पे हो और यहाँ पे हो जाए, तो डिमांड कर्व हमारा वही रहेगा, डिमांड कर्व नहीं चेंज होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। अब आगे जो वीडियो आएगा उसमें भी 20 क्वेश्चन करेंगे, और 20 क्वेश्चन करते करते हम चैप्टर वाइज ये डिमांड एनालिसिस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर उसके आगे वाला चैप्टर मार्केट ये सब करते जाएंगे।